गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीत मात्रा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेशनल कॉलेज सिरसा से। आज हम बात करेंगे विषय सामाजिक अनुसंधान के ऊपर। जैसा कि हमारे सिलेबस में हमें पता है कि हमारा पहला विषय सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं और प्रकृति क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात होगी। तो अगर सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो समाज के अंदर जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो भी समाज के अंदर समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए सोशल साइंस के अंदर रिसर्च के विषय पर अध्ययन किया जाता है। रिसर्च के आधार पर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन घटनाओं को समझा जाता है और उसके बाद उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो हमारा जो विषय है आज वो है सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च के ऊपर अगर बात करें तो सामाजिक अनुसंधान के अर्थ की अगर हम बात करेंगे, आज अनुसंधान के अर्थ की अगर बात करें तो सामाजिक अनुसंधान जो शब्द है ये रिसर्च, सोशल रिसर्च से जुड़ा हुआ है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने से पहले हम रिसर्च जो शब्द है इसके अर्थ को जानेंगे, रिसर्च के अर्थ को समझेंगे। रिसर्च के अर्थ को समझेंगे। रिसर्च शब्द जो है उसका अर्थ ये होता है कि टू गो अराउंड, यानी कि सब दिशाओं में जाना, एक प्रकार से हर एक दिशा में ध्यान देना, हर दिशा में जाना और वहाँ से हमारे लिए उपयोगी जो चीज़ें हैं उनको समझना और हमारी समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। तो इसलिए जो रिसर्च है शब्द, वो रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, री प्लस सर्च। रिसर्च, री प्लस सर्च, जिसका अर्थ हम लगा सकते हैं खोज करना या खोज की पुनरावृत्ति। तो इसलिए रिसर्च के अंदर, सामाजिक अनुसंधान के अंदर किसी भी समस्या को खोजा जाता है, किसी भी समस्या को जो पहले मान लो किसी समस्या पर बात हो चुकी है उसको भी दोबारा से खोजा जाता है, यानी कि खोज की पुनरावृत्ति की जाती है। और ये जो रिसर्च शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में एक प्रकार से एक ऐसी विधि है जिसके अंदर सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, उनका समाधान करने के लिए इस सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। और इस सामाजिक अनुसंधान के अंदर हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें समस्या का उचित और सही समाधान प्राप्त हो सके। अगर रिसर्च जैसे कि RESEARCH रिसर्च, इसका अगर हम अलग अलग वे में देखें तो आर से रिसर्च में आर से बनता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग यानी कि तार्किक ढंग से चिंतन, यानी कि कोई भी समस्या है हमें सिर्फ किसी की बातें सुन करके, किसी को देख करके उस समस्या के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्कपूर्ण ढंग से उस समस्या को या उस सामाजिक घटना को समझना चाहिए, उस सामाजिक घटना को देखना चाहिए और सामाजिक घटना को देख करके तर्कपूर्ण ढंग से उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसके बाद है एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि परिश्रम के साथ कार्य करना। और अगर हम किसी विषय के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी सामाजिक घटना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए। अगर हम मेहनत और परिश्रम के साथ कार्य नहीं करेंगे तो हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट होंगे, जो हमारा निष्कर्ष होगा वो उपयुक्त नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। उसके बाद हम एस से लिया जाता है सर्च फॉर सॉल्यूशन, यानी कि हमें किसी भी सामाजिक घटना है, वो कोई भी सामाजिक घटना ऐसी नहीं होती जिसका हमें कोई समाधान ना मिले या जिसका समाधान उपलब्ध ना हो। इसलिए हमें किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय उसके समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए और उपयुक्त समाधान की ओर में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद है एक्जैक्टनेस, यानी कि जो हमारा रिसर्च है वो सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अगर वो सही दिशा में
आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर निश्चितता आएगी, उसके अंदर शुद्धता आएगी। उसके बाद है एनालिटिकल व्यू, कि एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो व्यू है, अपना जो विजन है, वो एनालिटिकल होना चाहिए। यानी कि किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। चीज़ों को तर्कपूर्ण ढंग से देखते हुए उनका सही और गलत के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को हमें आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ जोड़कर देखना चाहिए और तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हमें हमारे निष्कर्ष देना चाहिए। एक रिसर्चर को अपने व्यू नहीं देने चाहिए। एक रिसर्चर जब अपना व्यू देता है तो उसका रिसर्च पक्षपातपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, कि किसी भी सामाजिक समस्या के हम समाधान की बात कर रहे हैं या किसी सामाजिक घटना का के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उनका निरीक्षण, उनका ऑब्जर्वेशन आलोचनात्मक ढंग से, आलोचनात्मक तरीके से भी करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे अनुसंधान तभी उपयुक्त होंगे जब हम हमारे अनुसंधान के अंदर ऑनेस्टी रखेंगे, यानी कि ऑनेस्टी इन वर्क, ईमानदारी के साथ काम। तो इसलिए रिसर्च से हम ये मतलब लगा सकते हैं, रिसर्च का मतलब कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट यानी कि परिश्रम, मेहनत के साथ अनुसंधानकर्ता को कार्य करना चाहिए, समाधान की रिसर्च के लिए उसे प्रयास करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अपनी समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। उसके जो रिजल्ट है, जो डाटा कलेक्ट करता है, वो शुद्ध होने चाहिए, वो निश्चित होने चाहिए। उसके अलावा उसे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण यानी कि उसका आइडिया, उसका विजन एनालिटिकल होना चाहिए। रैशनल यानी कि तथ्यों से संबंधित उसका रिसर्च होना चाहिए, तभी वो सही निष्कर्ष दे पाएगा। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और ऑनेस्टी के साथ उसे अपना काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के संबंध में काफ़ी सारे आइडियाज, काफ़ी सारे विचारकों ने अलग अलग वे में अनुसंधान को समझने का प्रयास किया है। बोगार्ड्स की अगर बात करें तो बोगार्ड्स कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज या अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी कि समाज में एक साथ रहने वाले लोगों के आपसी जो क्रियाकलाप है, आपसी जो कार्यकलाप हैं, और उन कार्यकलापों की वजह से उनका जो सामाजिक व्यवहार बनता है और उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उन्हीं चीज़ों की खोज करना, उनकी क्रियाओं से, उनके कार्यकलापों से उनके सामाजिक व्यवहार में किस प्रकार फर्क पड़ा, उन चीज़ों को देखना और उन चीज़ों को समझना सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। जस्ट लाइक सोशल रिसर्च इज द इन्वेस्टिगेशन of the underlying process operative in the lives of persons who are in association। दूसरे जो विचारक हैं मोसर कहते हैं कि सामाजिक समस्याएं और सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, उन सामाजिक घटनाओं से हमें काफ़ी सारे नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, काफ़ी सारा नया ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। और सामाजिक घटनाओं के आधार पर उस नए ज्ञान को समझने के लिए, सामाजिक घटनाओं को देख करके नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध विधि से उन सामाजिक घटनाओं को समझना चाहिए और नए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध आधार पर अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम सामाजिक घटनाओं का सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद इन अगर उपरोक्त परिभाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित खोज है, एक वैज्ञानिक योजना है। ऐसी व्यवस्थित और क्रमबद्ध खोज है जिसके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता, व्यवस्थित और क्रमबद्ध खोज है जिसके आधार पर एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं को समझने का, उनके संबंध में नए तथ्यों को, नए आंकड़ा को जुटाने का, कलेक्ट करने का कार्य करता है और उन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर पुराने तथ्यों की उनसे तुलनात्मक अध्ययन करता है, उनसे पुराने तथ्यों को जोड़ कर देखता है और उसके आधार पर फिर वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है, अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से एनालिसिस करना, वैज्ञानिक ढंग से उनके बारे में समझना और वैज्ञानिक ढंग से उन समस्याओं का समाधान
निकालने का प्रयास करना एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और प्रकृति की अगर बात करें तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं और प्रकृति काफ़ी व्यापक है। सबसे पहले सोशल रिसर्च और सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक एक अनुसंधानकर्ता जब किसी भी विषय पर अनुसंधान करता है, अनुसंधान के लिए अपना एक विषय चुनता है, तो वो एक प्रॉपर योजना बनाता है और प्रॉपर योजना बना करके उस विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस विषय का अध्ययन करने का प्रयास करता है और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस विषय के ऊपर अध्ययन करने का प्रयास करता है तब वो एक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक विधि का बना सकता है, अर्धवैज्ञानिक विधि अपना सकता है, लेकिन मतलब अलग अलग विधियों का चुनाव करता है और उसके आधार पर अपने अध्ययन के आधार पर वो क्या करता है कि जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, उनके प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए उनकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करता है, उनकी सत्यनिष्ठता, उनकी प्रामाणिकता को चेक करता है और उसके आधार पर वो ऐसी भविष्यवाणी करने की योग्यता बनाने का प्रयास करता है जिससे उस सामाजिक घटना का अनुसंधानकर्ता के द्वारा एक प्रकार से सही और सटीक निष्कर्ष निकाला जा सके। अतः सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन में इन विधियों का प्रयोग करने के कारण हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो है इसकी प्रकृति एक प्रकार से वैज्ञानिक है और साइंटिफिक वे में हम सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसका विषय क्षेत्र क्या है, यानी कि हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किन किस प्रकार की समस्याओं का, किस किस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अगर सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो इसका विषय क्षेत्र बहुत ही अधिक व्यापक है, काफी अधिक व्यापक है। इस विषय के अंतर्गत हम बहुत अधिक व्यापक चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ये सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, सामाजिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, समाज के अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, विभिन्न धर्मों से, संप्रदायों से जुड़ा हुआ है। इन सब चीजों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। विभिन्न जातियों का, विभिन्न वर्गों का इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम अलगाववाद की बात कर सकते हैं, अलगाववाद के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, भाषावाद के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जातिवाद के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, सांप्रदायिकतावाद के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भिक्षावृत्ति है, जनसंख्या वृद्धि है, या समाज के और भी बहुत सारे सामाजिक पहलू जैसे परिवार से संबंधित पहलू है, समाज के अंदर जो लोगों के आपसी मेल मिलाप से संबंधित पहलू है, उन सब चीज़ों को सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत हम बहुत समाज, परिवार से लेकर के समाज से जुड़े हुए प्रत्येक विषय का लगभग अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर एक नया निष्कर्ष, नया सिद्धांत निकाल सकते हैं और किसी भी सामाजिक समस्या और घटना का समाधान करने में हम सक्षम हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता अपना अध्ययन करते समय वैज्ञानिक विधियों पर फोकस रखता है, वैज्ञानिक विधियों के ऊपर वो जोर देता है और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर अपने सामाजिक विषय का, अपने सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपने इस विषय का अध्ययन करने का एक प्रकार से प्रयास करता है। वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा वो उपलब्ध वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। अगर मान लो कि उसके पास कोई उपलब्ध वैज्ञानिक विधि उपलब्ध नहीं है, यानी कि किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग वो नहीं कर पाता, किसी प्रकार का वो मतलब कि स्टैटिस्टिकल व्यू है, एनालिटिकल व्यू है, उन चीज़ों के आधार पर अध्ययन नहीं कर पाता, तो वो एक नया तरीका, नई विधि का प्रयास करता है उसके अंदर जोड़ने का। वो प्रमाणिक हो भी सकती है, प्रमाणिक नहीं भी हो सकती, लेकिन वो उस प्रकार की विधियों का प्रयोग अवश्य करता है जो कि
तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, स्टैटिस्टिकल व्यू के आधार पर कहीं ना कहीं वो खरी उतरती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक अनुसंधान की विशेषता ये भी है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ही हम सही और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसके बाद है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या को समझने के लिए पहले एक उपकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। उपकल्पना और हाइपोथेसिस बनाता है जो उसके अनुसंधान को, उसके रिसर्च को एक प्रॉपर वे बताती है, प्रॉपर वे दिखाती है। और उस प्रॉपर वे के आधार पर जब वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है तो वो, क्योंकि रिसर्च की कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत अधिक व्यापक होता है, इसलिए सही निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी प्रकार के रिसर्च को अगर एक अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ाता है तो सामाजिक जो साइंस है, सोशल साइंसेज के जो विषय हैं उनमें एक अनुसंधानकर्ता को उपकल्पना बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो एक अनुसंधानकर्ता भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करता है तो वो ये उपकल्पना बना करके चल सकता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर आर्थिक संबंध सुधर जाते हैं, आर्थिक संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो दक्षिण एशिया में लोगों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या लोगों की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में हेल्प हो सकती है। और दूसरा, दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। तो अब एक अनुसंधानकर्ता इस उपकल्पना को केंद्र में रखते हुए अपने अनुसंधान को अगर आगे बढ़ाएगा तो इस उपकल्पना के इर्द गिर्द ही उसका अनुसंधान विषय रहेगा, जिससे उपकल्पना अपने अनुसंधान को सीमाओं में बांध देती है, जिससे एक अनुसंधानकर्ता के लिए अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। उसके बाद है कि एक अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिणाम और जो निष्कर्ष होते हैं उन परिणामों और निष्कर्षों की सैद्धांतिक आधार पर व्याख्या करता है। परिणामों और निष्कर्षों की सैद्धांतिक आधार पर व्याख्या करते समय एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का बनाने का प्रयास करता है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास करता है और अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य यही होता है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष निकाल सके और अपने सामाजिक अनुसंधान के आधार पर ऐसे नियम और सिद्धांतों का निर्माण कर सके जिसके आधार पर जिसके आधार पर वो सामाजिक घटना और समस्या का, मतलब समाज के विभिन्न जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो इसलिए जो निष्कर्ष होते हैं उनको सैद्धांतिक आधार पर उनको व्याख्या करता है, उनकी सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयास करता है। उसके बाद आता है कि समस्याओं के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करना, कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो समाज में होती हैं या सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। उन घटनाओं का सैद्धांतिक पक्ष क्या है कि किन मुद्दों पर, किन आधारों पर, कौन से ऐसे मतलब विधियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर वो घटनाएं घटी, और उसका व्यवहारिक पक्ष यानी कि मतलब ऐसे समाज मतलब उसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में भी एक अनुसंधानकर्ता बात करते हैं। यानी कि एक अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या का एक अनुसंधानकर्ता किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए, किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करने के लिए उस सामाजिक घटना को दो बातों के आधार पर देखता है, दो बातों के आधार पर उस सामाजिक घटना को परखने का प्रयास करता है। एक सैद्धांतिक पक्ष उस घटना के पीछे क्या है, दूसरा व्यवहारिक पक्ष क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी मतलब सामाजिक सिद्धांत है, अनुसंधान है, उनका सैद्धांतिक पक्ष कुछ अलग होता है, लेकिन व्यवहार में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो थोड़ा अलग प्रभाव होता है उसका। जैसे कि अब जैसे कृषि कानून की बात कर रहे हैं तो कृषि कानून का सैद्धांतिक पक्ष क्या है। सैद्धांतिक पक्ष ये लिया जा सकता है जो सरकार कहती है कि इससे किसानों का विकास होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन इसके अगर व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं तो किसान वर्ग के लोग इससे संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि इससे उनके एक प्रकार से अधिकारों के ऊपर हनन होगा, उनके मतलब इनकम के ऊपर एक प्रकार से प्राइवेट जो सेक्टर है उसका मतलब प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए इसका व्यवहारिक पक्ष अलग दिखाई देता है।
तो इसलिए कोई भी विषय, कोई भी घटना है, उसके दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद है कि सामाजिक अनुसंधान में नए नए उपकरणों और नए नए विधियों के उपयोग पर बल, कि एक अनुसंधानकर्ता जब अपने रिसर्च और अनुसंधान को आगे बढ़ाता है तो वो अपने अनुसंधान में सही सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए और अपनी इंटरेस्ट और अपनी रुचि के अनुसार नए नए तरीकों का प्रयोग करता है, नए नए उपकरणों का, नई नई विधियों का प्रयोग करता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई उपलब्ध विधि होती है, उपलब्ध तरीका होता है, उस तरीके के आधार पर वो अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो उसके अंदर किसी मान लो कि राजनीतिक विज्ञान का स्टूडेंट अनुसंधान को आगे बढ़ाता है तो वो साइकोलॉजी की विधि को, साइकोलॉजी के तरीके को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगा या इकोनॉमिक्स के तरीके को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगा ताकि अपने अनुसंधान से सही निष्कर्ष पर वो पहुंच सके। यानी कि एक अनुसंधान करता इनोवेटिव भी होता है और अपने अनुसंधान को नए नए तरीकों से करने का या नए नए तरीकों से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसके बाद है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनके कार्य कारण संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सामाजिक घटनाएं जो विभिन्न होती है उनके बीच किसी न किसी प्रकार के कारण अवश्य रहे होते हैं, बिना किसी कारण के किसी भी प्रकार की घटना घटित नहीं होती, और जो किस कारण से वो घटना घटित हुई है और वो जो घटना जिस कारण से वो घटना घटित हुई है उसका प्रभाव आने वाले समय में क्या पड़ सकता है सामाजिक संबंधों पर, आने वाले समस्या में सामाजिक संबंध, समाज का ढांचा, व्यवहार, लोगों का ह्यूमन बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चीज़ों को सामाजिक अनुसंधान के ऊपर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान इन चीज़ों का अध्ययन भी करता है कि सामाजिक समस्याएं और सामाजिक घटनाएं हैं उनका सामाजिक अनुसंधान करता है, कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है, तथ्यों के आधार पर क्रमबद्ध रूप से वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है, जिससे अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि सामाजिक समस्या का समाधान इस प्रकार वो कर सके कि उसका निष्कर्ष वो सही तरह से दे सके। उसके बाद है कि एक अनुसंधानकर्ता क्रमबद्ध और सांख्यिकीय विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करता है, यानी कि अपने आंकड़ों को उच्च स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंतर्गत अपने आंकड़ों को देखता है, स्टैटिस्टिकल विधियों के अंतर्गत अपने आंकड़ों को कलेक्ट करता है और उसके आधार पर अध्ययन करता है। मान लो कि उसने क्वेश्चनियर बनाया, प्रश्नावली बनाई, उसने टेबल कलेक्ट की, टेबल में जो आंकड़े किए उन आंकड़ों का स्टैटिस्टिकल विधि के द्वारा SPSS सॉफ्टवेयर वगैरह है उनके द्वारा अध्ययन करता है और उस आंकड़ों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हीं निष्कर्ष को वो सामने लेकर आता है ताकि वो रिजल्ट सही और सटीक हो और उस सामाजिक घटना का समाधान किया जा सके और भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाओं की अगर पुनरावृत्ति हो तो उस समस्या का समाधान उस वे में किया जा सके। उसके बाद आता है कि चीज़ों का सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान या सामान्यीकरण का विकास, यानी कि कोई भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता कोई विषय बनाता है, किसी भी विषय पर अगर वो अध्ययन करता है तो मान लो कि वो किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और एक सिद्धांत बनाता है, एक निष्कर्ष देता है, तो वो सिद्धांत इस प्रकार का होता है कि उससे मिलती जुलती अन्य घटनाओं का भी उसी वे में समाधान किया जा सके, यानी कि चीज़ों का सामान्यीकरण और सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण के द्वारा ज्ञान का विकास करने का प्रयास करता है। तो ये विभिन्न वो विशेषताएं और प्रकृति है सामाजिक अनुसंधान की जो हम इनकी विशेषताओं और प्रकृति के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत क्रमबद्ध अध्ययन भी किया जाता है। क्रमबद्ध वे में क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब है कि एक अनुसंधानकर्ता स्टेप बाय स्टेप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है और वैज्ञानिक विधि से अपने निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। तो इसलिए इन बातों को समझते हुए हम इसकी प्रकृति और विशेषताओं को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम अगर लास्ट में बात करें तो हमने जो मान लो पढ़ा, जो देखा कि समाज का जो भी प्रत्येक पहलू है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है प्रत्येक पहलू, और मानव व्यवहार से जुड़ा होने के कारण इसके विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंदर किया जाता है और होना भी चाहिए। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य या लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि ऐसे नियम और सिद्धांत बनाए जा सकें जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं
और समस्याओं का समाधान किया जा सके, और अंत में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका सामान्यीकरण किया जा सके। यानी कि उस प्रकार की घटनाओं की अगर भविष्य में पुनरावृत्ति होती है तो उन घटनाओं का या उन समस्याओं का समाधान भी उसी वे में किया जा सके जो परिणाम, जो निष्कर्ष अनुसंधानकर्ता ने उपलब्ध करवाए हैं। तो हमने अभी जो आज जो बात की वो सामाजिक अनुसंधान के ऊपर बात की, जिसमें हमने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को देखा। सामाजिक अनुसंधान के अर्थ के बाद हमने सामाजिक अनुसंधान से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को देखा, और उसके बाद हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताओं की बात की, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सामाजिक अनुसंधान एक समाज मतलब मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ, समाज के अंदर मनुष्य की गतिविधियों से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इसके अंदर जो निष्कर्ष है वो हम रिजल्ट जो परिणाम निकालते हैं वो हम एकदम से स्टिक नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान के अंदर जो निष्कर्ष हैं वो स्टिक नहीं हो सकते, वो चेंजेबल होंगे, वो परिवर्तनशील होंगे, और समय के साथ साथ नए नए अध्ययन के आधार पर समस्याओं को सुलझाने का या समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता रहना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, धन्यवाद।